स्वागत है आप सभी का, हमारे दर्शकों का और हमारे मेहमानों का भी। आपको एक एक करके सबसे मिलवा दें। हमारे साथ अजीत खुराना जी जुड़ रहे हैं, फॉर्मर सीईओ ज़ेप पे। इससे बड़ी उनका इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो ये कि ये जो बिल बना रही है सरकार, जो कानून बना रही है, इसके लिए जो एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना था, कमेटी बनी थी, उस कमेटी के सामने अजीत खुराना जी ने जाकर के अपनी बातें रखी थी कि क्या होना चाहिए इस कानून में, क्या नहीं होना चाहिए। बहुत स्वागत है अजीत जी आपका। हमारे साथ रचित चावला जी जुड़ रहे हैं। रचित जो हैं वो फाउंडर सीईओ हैं फिनवे कैपिटल के। रचित, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हमारे तीसरे एक्सपर्ट आज के आदित्य सिंह जी हैं, जो कि को फाउंडर हैं क्रिप्टो इंडिया के। बहुत स्वागत है आदित्य जी आपका। और साथ ही हमारे साथ परीन लाथिया जी भी जुड़ रहे हैं। परीन लाथिया जी को फाउंडर हैं बिल्डर स्ट्राइप के। देखिए, मैंने आज बड़ी भूमिका बांधी है दर्शकों के सामने आप चारों मेहमानों की कि हम आज स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे लेक्चरर हैं, और आज आपको दो टाइप के लोगों से संवाद करना है। एक मेरे जैसे जो नर्सरी के छात्र हैं, जिन्हें क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने केवल बिटकॉइन एक नाम सुना था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम था जब तक के लिए खबर नहीं आई। तो शुरुआती सवाल जो है आपको वो मेरे जैसे छात्रों को समझाने पड़ेंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे फिर अगली कक्षाओं में बढ़ेंगे। खासतौर पर वो लोग जो कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के खिलाड़ी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आज जो सबसे ज्यादा सोच में हैं। तो मैं अजीत जी शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आपने कमेटी को क्या बताया मैं बाद में पूछूंगा। बेसिक सवाल, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? देखिए, मैं ना सच में जिंदगी में एक समय लेक्चरर रह चुका हूं, लेकिन मैं जिन बच्चों को पढ़ाता था वो नर्सरी में नहीं थे, तो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे इंटरनेट एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को कौन चलाता है? बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, केबल्स ले करते हैं, एंटीना लगाते हैं वगैरह। ऐसे ही एक प्रकार का नेटवर्क होता है, आप उसे कह सकते हैं, जो जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। एक प्रकार का ब्लॉकचेन नहीं होता, अनेक प्रकार के ब्लॉकचेन होते हैं। मगर ये जो ब्लॉकचेन चलाते हैं, ये सारे लोग, आप मैं मिलकर बिल्कुल लोकतांत्रिक जनतांत्रिक तरीके से चलाते हैं। हम अपने कंप्यूटर यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बिजली का खर्चा करते हैं, और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हमें एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाता है। इस टोकन के अनेक नाम होते हैं, एक नाम होता है बिटकॉइन। अब ये बिटकॉइन बनता ऐसे है, इसकी कीमत कैसे आती है वो बाजार डिसाइड करता है। अगर बाजार का इसकी कोई कीमत नहीं है तो कोई कीमत नहीं है, मगर बाजार इस समय कह रहा है क्योंकि ये ब्लॉकचेन नामक नेटवर्क को चलाता है तो इसकी तो कीमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब जैसे इसको मैं अगर बिल्कुल बेसिक तरीके से रचित समझना चाहें, अब क्योंकि ये करेंसी कहलाती है, बिटकॉइन जैसे एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, तो करेंसी का मतलब हम तो नोट समझते हैं, सिक्का समझते हैं, और इसको भी जो है दिखाया जाता है, छापा जाता है हमेशा सिक्के की शक्ल में। तो ये कोई फिजिकल सिक्का है, कोई फिजिकल टेंडरिंग के लिए, लेन देन करने के लिए, बाजार में चलाने के लिए, जो मैं किसी को दे सकता हूं या ले सकता हूं? सौरभ जी, ये एक तरीके का डिजिटल सिक्का है। आप इसको डिजिटल करेंसी या डिजिटल सिक्का मानिए। अब ये जब करेंसी आई तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, जो बायर था और जो सेलर थे वो लिमिटेड थे और रेट भी इसका कम था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या, बिकॉज सबको पता है ये करेंसी का एक लिमिटेड नंबर ऑफ टोकन है जितने जनरेट हो सकते हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ते चले गई। जब डिमांड बढ़ते चले गई, ऑटोमेटिकली बायर्स ने प्राइस भी बढ़ा दिए। बेसिकली क्यों? क्योंकि ये करेंसी जो है ये एडॉप्ट होने लग गई काफी सारे जगहों पे। यूएस से स्टार्ट हुई थी, अब ये काफी सारी कंट्रीज तो बोल रही है कि हम लेन देन ही बिटकॉइन से करेंगे। हाल ही में किसी की न्यूज आई थी कि उसने अपना घर खरीदा है दुबई में यूजिंग बिटकॉइन। तो इस वजह से इसको हम डिजिटल करेंसी मान सकते हैं। डिजिटल करेंसी भी ऐसी करेंसी जो सबसे पहले इन्फ्लेशन को ऑटोमेटिकली हेज कर रही है। सेकेंडली, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, यानी अगर आपके पास वॉलेट इंटरनेट पे पड़ा हुआ है वर्चुअल, आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। थर्डली, इंस्टेंटली यूज कर सकते हैं, आपको किसी गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्चुअल है। यानी आज की डेट में इंडिया की गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि ये करेंसी के अंदर 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश तो आ चुका है, बट ये करेंसी को रेगुलेट कौन करेगा? ये पैसा जो लोग अपना निवेश करे जा रहे हैं उस पे कंट्रोल किसी का नहीं है। ये सेकंड्स में ट्रेड होता है, एक तरफ बायर है, एक तरफ सेलर है। जैसा अजीत जी ने कहा कि बाजार रेट डिफाइन कर रहा है, कल को बाजार हो सकता है और महंगा कर दे इसे, या हो सकता है बिल्कुल ही बोल दे कि वैल्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो नहीं तो क्या आदित्य जी, क्या ये स्टॉक मार्केट में जैसे हम शेयर खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, उसी तरीके की चीज है? देखिए, स्टॉक मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को भी देखेंगे, हालांकि
सब कोई क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग भी करते हैं या बाइंग भी करते हैं, उसको एसेट के नजरिए से देखते हैं। जैसे आप गोल्ड बाय करते हैं, सिल्वर बाय करते हैं, वैसे ही यहाँ पर लोग जो है क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स को बाय करते हैं। अब देखिए, क्रिप्टो करेंसीज तो बहुत प्रकार की हैं, 7,000, 10,000, 15,000, कल 20,000 भी हो सकती है। लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखेंगे, जो ढंग की क्रिप्टो करेंसीज हैं, उसमें आप मान सकते हैं बिटकॉइन, और उसके बाद आप इथेरियम को देख सकते हैं। और वो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बिटकॉइन जब आया था तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप देखेंगे करेंसी जो होता है या कोई भी अगर आप फिएट करेंसी को देखेंगे तो उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। लेकिन अगर एक पब्लिक की करेंसी हो, इंटरनेट की करेंसी हो, जिसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करे लेकिन पूरी पब्लिक कंट्रोल करे, तो उसको देखते हुए यहां पर बिटकॉइन को बनाया था। और इसलिए सबसे जैसे बात होती है कि ब्लॉकचेन बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ब्लॉकचेन तो बहुत टाइम से है, लेकिन उसका सही में जो पहला अच्छा यूज केस आया था वो यहां पर बिटकॉइन के साथ आया था जी। तो बिटकॉइन जो है एक करेंसी, एक उसको एसेट की तरह आप देख सकते हो। अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हो तो इसको ट्रेड करने के वही मान्य ये हो जाएंगे। आप फंडामेंटल एनालिसिस देखिए, दुनिया में क्या चल रहा है, कहां पर एक्सेप्टेंस हो रही है। बाकी क्रिप्टो एसेट्स को भी आप ऐसे देख सकते हैं फंडामेंटली वो क्या कर रहे हैं, क्या वो ऐसे कोई प्रोडक्ट बनाने हैं जो आने वाले टाइम पे जो प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। और जैसे आप स्टॉक के अंदर बैलेंस शीट देखते हैं कंपनीज की, तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर टोकन मैट्रिक्स होता है, जहां पर आप देखते हैं कितने टोकन आएंगे, कितने टोकन जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट होल्ड करते हैं, कितने अनलॉक होंगे टाइम पे यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा एनालाइज करके मैं सवाल आगे पूछने वाला था। मैं अगले सवाल में बढ़ता हूं, उसमें अभी आपने जो बातें कही उनके जवाब भी मिल जाएंगे। तो सवाल नंबर 2, ये क्रिप्टो करेंसी बनाता कौन है? हो सकता है आपने भी जो बातें कही उसमें कहीं ना कहीं इसका जवाब आ गया हो, लेकिन लोगों तक, मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे को नहीं समझ में आया, स्टूडेंट को। तो ये बनाता कौन है? ये सवाल मेरा परीन से है। देखिए, हम जो नोट इस्तेमाल करते हैं सरकार छापती है, सरकार को जब जरूरत महसूस होती है वो पुराने नोट बंद कर देती है, नए नोट छाप लेती है। कभी लगता है हमें और नोट चाहिए तो और नोट छाप लेती है। ये सिक्का कौन बना रहा है? ये डिजिटल सिक्का कौन बना रहा है? पहले तो हमें अपनी डेफिनेशन पैसे की जो है वो बहुत वाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि पैसा सिर्फ US डॉलर या इंडियन रुपी होता है, राइट? बट ऐसा है नहीं। मेरी गाड़ी आज एक तरह का पैसा है, अगर मैंने एक पेंटिंग खरीदी है तो वो एक तरह का पैसा है, राइट? आप अगर स्टॉक्स खरीदते हो या कोई भी चीज खरीद रहे हो जिसकी कोई प्रॉमिस्ड वैल्यू है, ठीक बात, तो हर चीज वैल्यू है, राइट? इस नजरिए से देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज ने क्या किया है कि किसी को भी एनेबल कर दिया है वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए। मींस आप एक तरफ इंटरनेट पे डेटा भेज पाते थे जो आपके ईमेल है, मैसेजेस है, अब आप वैल्यू भेज पा रहे हो, और वैल्यू का जो डेफिनेशन है उसमें पैसा एक पार्ट है उसका। तो आपका आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि आज के दिन में क्रिप्टो करेंसी कोई भी क्रिएट कर सकता है। जस्ट बिकॉज कोई भी क्रिएट कर सकता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यूएबल हो जाए तुरंत ही, राइट? मैं अगर परीन कॉइन क्रिएट कर दूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग जाके परीन कॉइन खरीदेंगे, राइट? उसके अंदर अपनी इकोनॉमी एक होती है हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर। वो इकोनॉमी उसको वैल्यूएबल या नॉन वैल्यूएबल बनाती है, राइट? तो हालांकि कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट नहीं, मैं आपसे ये आपने अच्छी बात की, मैं यही जानना चाहता हूं जो परीन जी ने बात कही कि कोई भी क्रिएट कर लेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग उसको खरीदना शुरू कर देंगे। अब हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं अजीत जी, तो कंपनी कुछ बनाती है, कुछ ट्रेड करती है, उसकी वैल्यू होती है, हम उसके बिना पर देखते हैं। कभी उसको मुनाफा होता है तो शेयर प्राइस बढ़ जाती है, कभी सरकार कोई डिसीजन लेती है जिससे उस इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है तो शेयर प्राइस बढ़ जाती है। ये बिटकॉइन कैसे ऊपर नीचे होता है? और हमने तो देखा बहुत होता है बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी। मैं समझ गया, डिमांड सप्लाई जो है ये तो बड़ी बात है ही, लेकिन आपने कंपनी से तुलना करने की कोशिश की, जैसे लार्सन एंड टुब्रो इंजीनियरिंग करती है, HDFC बैंक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, और उससे आप कहते हैं कि उसकी ये कीमत निकली। ठीक उसी तरह क्रिप्टो करेंसीज भी फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप उसको बैंकिंग से जोड़े तो बैंकिंग में लोग क्या करते हैं? निवेश करते हैं या बचत करते हैं बैंकिंग में, और उधर से उनको ब्याज मिलता है, या वो पैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजता है नेट बैंकिंग वगैरह से। क्रिप्टो करेंसी में भी यही हो रहा है। आप बैंकिंग जो है वहां पे आप जगह उधार ले सकते हैं या उधार दे सकते हैं, जैसे कि आप डिपॉजिट कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी यही हो रहा है। अगर आप चाहे तो फिजिकल एसेट्स का बिजनेस ले लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पूर्ण रूप से डिजिटल है, बस ये कंप्यूटर पे चलती है। इसका ये अर्थ नहीं है कि ये उनको इन्फ्लुएंस नहीं करती रियल वर्ल्ड एसेट्स को। ठीक उसी तरह जिस तरह के आपके पास 1 रुपए का नोट हो या यूपीआई से आप 1 रुपया भेजें, वो दोनों एक ही तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमी को। तो ये सारी चीजें देखते हुए
मैं कहूंगा कि जो सबसे 3 बड़े कारण है क्रिप्टो करेंसी के भाव का बढ़ने का और घटने का। सबसे पहला तो जो आपने कंपनी से तुलना की कि वो क्रिप्टो करेंसी करती क्या है, वो किस तरह से वैल्यू क्रिएट करती है। दूसरी चीज जो कि शायद पहले बोलनी चाहिए थी मुझे, वो ये है कि डिमांड सप्लाई। जैसे बाजार में और नए नए लोग आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद ये अच्छी चीज है निवेश करने के लिए, तो उससे भी उसका भाव बढ़ते जा रहा है। और तीसरी चीज ये है कि जैसे अडॉप्शन लेवल बढ़ रहे हैं। जी अजीत जी का वीडियो लिंक में शायद प्रॉब्लम है। अडॉप्शन से मतलब मैं समझा कि वो जितना प्रेवलेंट हो रहा है या जितने देशों में उसको इजाजत मिल रही है उसका इस्तेमाल करने के लिए, तो इसकी वजह से ये घटते बढ़ते हैं। जब हम थोड़ा और सवालों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 पर आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कौन करता है। रचित जी, बैंक्स हैं तो हमारे पास आरबीआई है, अगर स्टॉक एक्सचेंज है तो हमारे पास सेबी है। क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेटर कौन है? मतलब सिर्फ मैं यहाँ पे निवेश को सर अभी सौरभ जी क्रिप्टो करेंसी एक नॉन रेगुलेटेड एसेट क्लास है, अभी उसे कोई रेगुलेट नहीं कर रहा। 2018 में आरबीआई ने कहा था कि हम इस करेंसी को ही बैन करते हैं, जबकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं हम बैन कर ही नहीं सकते क्योंकि ये डिजिटल एसेट क्लास है, तो बैन लिफ्ट हो गया था। इसी वजह से जो ट्यूसडे न्यूज आई कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक बिल रखने जा रही है कि क्योंकि ये वाइडली एक्सेप्ट हो रहा है पूरे भारत में, कम से कम 6 लाख करोड़ पैसा निवेश है, तो क्यों ना इसको रेगुलेट किया जाए इंडिया के माध्यम से। अभी ये इंडिया एज अ गवर्नमेंट, क्योंकि वो चाहती है इन्वेस्टरों का पैसा सेव करना, वो लोग पहली बार ये प्रस्ताव रखेंगे कि इसको रेगुलेट कैसे करना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है रेगुलेशन भी कोई 1 हफ्ते या 1 महीने का काम नहीं है, उसमें भी सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि स्टॉक्स के लिए सेबी बहुत साल पहले आया और बहुत बार आपने सुना कि मैल प्रैक्टिसेस हुई जिसकी वजह से बाजार गिरा गया, बट फिर सेबी रूल्स लाया, रेगुलेशन। इसी तरीके से ये करेंसी भी इंडिया में अगर रेगुलेट होएगी तो धीरे धीरे इसके रेगुलेशन के प्रोसेस बनाए जाएंगे, प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसमें चेंजेस भी लाए जाएंगे, तब जाकर ये फुल प्रूफ एक रेगुलेटेड करेंसी ये तो आपने जैसे समझाया तो अच्छी चीज लग रही है कि इसको रेगुलेट किया जाएगा। अगला सवाल हमारा ये है कि भारत में अगर मैं कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहता हूं तो मैं कहां जाके खरीदूंगा? आदित्य, अगर मुझे मार्केट में ट्रेड करना, स्टॉक मार्केट में, मैं बीएसई जाऊंगा या एनएसई जाऊंगा, मुझे कोई करेंसी, क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूं? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एक चीज जो मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को बाय करेंगे तो प्लीज आप ये ध्यान रखिए, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। आप बाय करें तो ऐसे एक्सचेंज पे बाय करें जो आप जानते हैं कि जिनका थोड़ा सा स्टैंडिंग है, कम्युनिटी के अंदर लोग जानते हैं कि रिलायबल एक्सचेंज है। क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसे भी हैं जो आपको दिखेंगे कि एक्सचेंज पे आप क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं, लेकिन वो स्कैम यहाँ पर निकल जाते हैं। तो अगर आप यूज करते हैं, इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। CoinDCX हो गया, WazirX हो गया, BitBNS है, CoinSwitchCubeर, तो बहुत सारे हैं। तो ये ऑप्शन है जिसपे आप जाके अगर क्रिप्टो करेंसी को आपको बाय करना है तो वहां पर आप बाय कर सकते हैं। बाकी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वहां पर आप उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल हमारा जिसकी वजह से आज हम सब यहां बैठे हैं कि सरकार करने क्या क्या जा रही है। तो मैं ये सवाल अजीत जी के पास ले जाना चाहता हूं। जैसा मैंने आपको बताया था कि वो इंटर्न मिनिस्ट्रियल कमेटी के सामने भी आप जा चुके हैं एक बार। अजीत जी, ये बताइए कि यह आया था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन करने जा रही है सरकार, और अभी आप ही लोगों ने बताया कि हजारों ऐसी करेंसीज हैं, तो ये सब बैन हो जाएंगी? आवाज अजीत जी आपकी नहीं आ रही है, एक बार जरा आप चेक कर ले। वो मैं शगुन के तौर पर अक्सर म्यूट करके बात करने लग जाता हूं, लेकिन अब आवाज आएगी। तो मेरा मानना है कि इनमें से कोई भी बैन नहीं होगी। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि जब इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने जब वो रिपोर्ट रखी थी, उसके जो अध्यक्ष थे, सचिव थे सुभाष चंद्र गर्ग जी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के हेड, अब वो रिटायर हो चुके हैं, रिजाइन कर चुके हैं, तो वो खुद कह रहे हैं कि इसे बैन नहीं करना चाहिए, जबकि वो इस बिल के लेखक थे। और उन्होंने कहा है कि इसे एसेट की तरह, इसको मुद्रा मत देखो, इसको करेंसी मत को, उससे पेमेंट सिस्टम में मत आने दो। आरबीआई को भी जो डर है कि रुपए को इससे हानि पहुंचेगी, उससे बचा लो, लेकिन निवेश का मौका लोगों को दो, पहली बात। दूसरी चीज इसमें जो सबसे जरूरी है वो ये है कि अगर आप वो बिल की बात कर रहे हैं, जो कि मार्केट में काफी लोगों ने पढ़ा भी है,
ये बिल फरवरी 19 में लिखा गया था इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी से। अगस्त 19 में हमने इसे पढ़ा था क्योंकि इंटरनेट पे छापा गया था। और इस साल के फरवरी में जब बजट सेशन था, बजट सत्र था पार्लियामेंट का, लोकसभा का, उसमें उसका मेंशन हुआ था एजेंडा में और वो डिस्कस नहीं हुआ था। अब जिस बिल की बात हो रही है उसमें सभी जगहों से ये कहा गया कि बैनिंग नहीं होने वाली, रेगुलेशन होने वाली है। वो किस हद तक, कितने हद तक रेगुलेशन होगी, कितनी सख्त रेगुलेशन होगी, ये बोलना मुश्किल है। एक आखिरी चीज कहना चाहता हूं, तीन जो गवर्नमेंट को तकलीफ थी, पहली चीज के टैक्स की चोरी हो सकती है, दूसरी चीज के अवैध कारणों से इसका उपयोग हो सकता है, और तीसरी चीज के भारत के पैसे बाहर जा सकते हैं। ये तीनों चीजें अभी सेकेंडरी हो गई हैं और सबसे जो बड़ी बात आई है विज्ञापनों के और मार्केटिंग के चलते हुए ये बन रही है कि भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि ग्राहकों का बचाव करना सबसे बड़ी बात हो गई है। तो ये बिल जो है वो टैक्स को क्लियर करेगी, टैक्सेशन मैटर्स को क्लियर करेगी, और ग्राहकों को किस तरह बचाया जाए स्कैम से, धांधलेबाजी से, धोखाधड़ी से, उससे सबसे ज्यादा ये बिल उसके बारे में बन चुका है अभी। जी, तो आपकी बातों से तो उन लोगों को बहुत राहत मिली होगी जो कि जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, और मुझे यकीन है कि आप चारों में इन्वेस्टर होंगे, तभी आप इस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। अगले सवाल पे मैं आता हूं। हमारा अगला सवाल है कि अगले सवाल पे आइए जी। जो लोग क्रिप्टो करेंसी खरीद चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके लिए अब आपका क्या सुझाव है? काफी कुछ तो बता दिया अजीत जी ने हमको, लेकिन लोगों के मन में बहुत बहुत संशय होगा जो आपकी जितने जानकार नहीं है। परीन, क्या उनके लिए मशवरा है? पहले तो हमने आज मार्केट में थोड़ी पैनिक सेलिंग देखी है, तो पैनिक में कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना। दूसरी चीज है कि ये बिल, जैसे अजीत सर ने कहा कि ये हम पहले देख चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का स्टैंड और स्ट्रांग हुआ है। इनफैक्ट हमने सुना है मिडिल वे, राइट? तो मोस्ट लाइकली बैन नहीं होने वाला। इन एनी केस अगर लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है तो पैनिक में जो लॉस में बेच बैठते हैं, इनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है ऐसी सिचुएशन में। उल्टा अगर सिचुएशन में सोचे, समझे और फिर डिसीजन ले तो आप देखोगे कि जनरली मार्केट, ग्लोबल मार्केट को इंडियन मार्केट से इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में बैन हो गया तो ग्लोबली बिटकॉइन का प्राइस गिर गया है, राइट? तो जब भी अगर इवन वर्स्ट केस में बैन होता भी है तो भी आपको लिक्विडेशन का चांस मिलेगा, और उसमें ग्लोबल मार्केट के हिसाब से एटलीस्ट आप क्लोज लिक्विडेट कर पाओगे। तो इतना ज्यादा डाउनसाइड नहीं है होल्ड करने में, बट होल्ड करना है, बेचना है, कुछ भी करना है, पैनिक में डिसीजन लेना इज द वर्स्ट। दो बातें मैं आपके जवाब से निकली है आदित्य, मैं अगर सही समझाऊं तो बताइएगा। अजीत जी ने भी जैसा कहा कि ये बैन होंगी, इसकी चर्चा नहीं है, रेगुलेट करने की बात हो रही है। फर्ज करें बैन भी हो जाती हैं कुछ क्रिप्टो करेंसीज, तो जो उनके निवेशक हैं उनको कोई ना कोई एग्जिट रूट मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि भारत में वो करेंसी बैन होने से वो क्रैश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपका पैसा जो है वो मिट्टी हो जाएगा। क्या मैं ठीक समझा? हाँ, देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है ना, स्पेशली बिटकॉइन, तो बिटकॉइन क्या मतलब, ये जो पूरा एसेट और पूरी जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर रहने वाली है। जितना अभी हमने देखा है, अगर बिल की भी बात करेंगे तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ ये चीज बोली है, जब उन्होंने ये बोला है कि ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ बैन कर देंगे। हम देखेंगे फिनटेक में यहाँ पर क्या चीजें हो सकती है। तो फिनटेक में ग्रोथ चाहिए तो क्रिप्टो करेंसी को बैन करके वो चीज नहीं हो सकती। तो ये जो अभी थोड़ा सा पूरा डाउट मार्केट के अंदर है, जहां पर ये लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी बैन होगा, ये चीज जो है आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगी जब एक बार यहाँ पर जो बिल है वो सामने आ जाएगा। एंड फिर भी अगर ये मान लेते हैं कि चलिए वर्स्ट केस में यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात भी होती है, तो यहाँ पर जैसे प्रीवियस बैनिंग का जो ड्राफ्ट आया था वहां पर भी अगर आप देखते तो मेंशन किया था कि अगर ऐसा कुछ बैन होता है, कोई भी चीज होती है, तो 3 से लेकर 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। ये डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी देखते हैं कि अगर कोई स्टेप गवर्नमेंट लेती है तो टाइम हमेशा देती है, ऐसा नहीं कि रातों रात बैन हो जाएगा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता, जिस तरह से मैं चीजें देख रहा हूं। जो सवाल का अगला हिस्सा था वो ये कि मान लीजिए सरकार कह देती है कि फला फला करेंसीज हम बैन कर रहे हैं, तो उसकी कीमत तो गिरेगी ना? नहीं, अगर बैन करती है तो देखिए सरकार अगर बोलती है तो हाँ कीमत तो गिरेगी इंडिया के अंदर, लेकिन बाकी जो कंट्री है वहां पर तो चलेंगी ना। अब आप पूरी दुनिया देखेंगे, चाइना का छोड़ के आप जितने ऐसी कंट्रीज है जो इनोवेटिव कंपनीज बना रही हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो तो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि नेक्स्ट इनोवेटिव
चीजें हमको क्या बनानी है। ठीक तो है। आने वाले टाइम पे जो नेक्स्ट गूगल फेसबुक होंगे वो तो बाकी कंट्रीज उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर रही है। इसी से अगला सवाल निकलता है रचित, मान लीजिए मैंने यहाँ भारत के किसी एक्सचेंज से कोई करेंसी खरीदी हुई है, क्रिप्टो करेंसी, और वो सरकार कहती है अब ये नहीं चलेगी, भारत ने इसको हम बैन कर रहे हैं, तो क्या मैं उसको किसी और एक्सचेंज पे किसी और देश में बेच सकता हूं? सौरभ जी बिल्कुल आप बेच सकते हैं। इस करेंसी का एक फायदा ये है कि ये ग्लोबल करेंसी है, ये किसी एक स्पेसिफिक कंट्री से रेगुलेटेड नहीं है। जैसा चाइना में बीच में बैन हुआ था, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर आती है एंड हर एक एसेट क्लास में आती है। आप भले स्टॉक से कंपेयर कर लीजिए, तो स्टॉक्स में भी ऐसा देखा गया है कि अगर कोई सेलिब्रिटी किसी स्टॉक को गलत एंडोर्स कर देता है तो अगले दिन वो बाजार में उसका इफेक्ट दिखता है, वो स्टॉक क्रैश होता ही होता है। सिमिलरली वॉलेटिलिटी इस एसेट क्लास में चलते रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई में ऑटोमेटिकली प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगे, बट डेफिनेटली आपको मौका दिया जाएगा उस एसेट क्लास से एग्जिट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बोल दिया कि आज बैन हो गई तो आप उसको बेच ही नहीं पाएंगे। आप एक करेंसी जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है उससे डील कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर सौरभ जी उसकी एक्सचेंज इंडिया में है तो डेफिनेटली एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में करेंसी ट्रांसफर हो सकती है। ये ऑलरेडी सुविधाएं दी गई है उस करेंसी में कि वो एक्सचेंज, अगर लोकल एक्सचेंज से उन्होंने खरीदा है, वो ग्लोबल एक्सचेंज जैसे बाइनेंस है उस तरीके के एक्सचेंजेस में करेंसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये विद इन सेकेंड्स होता है। इसका कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, ये विद इन सेकेंड्स आपके कोड्स के थ्रू इजीली हो सकता है। चलिए ठीक है। तो मैं अब क्योंकि इतनी बात हो गई और अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि निवेशक हैं, तो आप सबकी ये राय है कि फिलहाल पैनिक ना करें, पैनिक सेलिंग ना करें और इंतजार करें क्या कानून आने जा रहा है। अगर आपकी करेंसी पर कोई असर होगा भी तो ऐसा नहीं है कि आपकी रातों रात आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी, आपको कोई ना कोई एग्जिट रूट दिया जाएगा। अजीत जी, यही बात है? देखिए, पहली बात समझिए कि अगर पैनिक में कोई बंदा 10, 20, 25% के नुकसान से चीज बेच रहा है तो समझना जरूरी है कि कोई खरीद भी रहा है, क्योंकि कोई खरीद रहा हो तो आप बेच नहीं सकते। तो इसके लिए भय, आशंका और अनिश्चितता के रहते हुए आप डर के बिना समझे चीज बेच रहे हैं। मैं हमेशा से लोगों को कहता हूं कि रिसर्च कीजिए, समझिए, फिर खरीदिए, मगर आज मेरी नसीहत है वो बिल्कुल उल्टी पड़ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि सोच समझ के रिसर्च करके जान के फिर बेचिए, उसके पहले भय के अंदर ना बेचिए। चलिए ठीक। अगला सवाल हमारा आने जा रहा है कि इस वक्त भारत में इस क्रिप्टो करेंसी की लीगल हैसियत क्या है? ये कोई लॉटरी की तरीके से है कि आपने लॉटरी में पैसा लगा दिया और एक दिन अचानक आपकी लॉटरी लग गई? ये कोई इन्वेस्टमेंट है जैसा अभी आप सबने कहा कि मैं सोना खरीद रहा हूं, चांदी खरीद रहा हूं, मकान खरीद रहा हूं, या ये कोई लेन देन का जरिया है, कोई टेंडरिंग का जरिया है? भारत में क्या लीगल स्टेटस है क्रिप्टो करेंसी का? आदित्य, देखिए, लीगल स्टेटस तो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी दी नहीं है। ना उसको करेंसी की तरह देख रहे हैं, ना कमोडिटी की तरह देख रहे हैं। लेकिन हम लोग जब उसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो हम तो उसको कमोडिटी की तरह ही देखते हैं। जैसे गोल्ड को बाय किया, सिल्वर को बाय किया, तो उसी तरह से हम उसको यहाँ पर ट्रेड करते हैं। एंड आगे भी देखिए, अभी आने वाले टाइम के अंदर, इनफैक्ट पूरे दुनिया में भी अगर आप देखेंगे तो आप दो साइड देख सकते हैं। जैसे कुछ देशों के अंदर यहाँ पर लोग जो हैं क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल गोल्ड मान के उसको बाय कर रहे हैं, बिटकॉइन को स्पेशली। यहाँ पर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। एंड कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर पेमेंट के लिए सोल्यूशन जो है वो देख रहे हैं कि पेमेंट के थ्रू आप चीजों को खरीद पाएंगे। जैसे अगर हम देखते हैं यूएस के अंदर पेपैल जो उन्होंने ये चीज अब चालू कर दी है कि वहां के जो सिटीजन हैं वो वहां पर पेपैल को यूज करके आप अमेजोन पे या किसी भी ऑनलाइन शॉप पे जाते हैं, आप चीजें खरीद सकते हैं। आपको ग्रोसरी खरीदनी है, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदना है, तो ये चीजें हो रही हैं। ये यूएस में भी हो रही हैं, अगर आप देखेंगे ये यूके में भी हो रही हैं। बाकी देशों में भी अलग अलग तरीके से इसकी एक्सेप्टेंस हो रही है। कई जगह पे इसको एज अ कमोडिटी देख रहे हैं, कई जगह पे इसे एज अ करेंसी, मतलब लीगल टेंडर तो नहीं कि मतलब अगर आपको बाय सेल या कुछ भी चीज करनी है तो वो भी आप कर पाए। लेकिन इंडिया में जितना हम देख रहे हैं, देखिए हमको कोई चीज बाय या सेल तो हम करते नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में जितना हमने देखा है सब मोस्टली बाय करते हैं या ट्रेड करते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, ये बड़ा अहम सवाल है और कई लोगों ने हमको भेजा था कि ये सवाल आप लोगों से पूछें कि अब जब रेगुलेटर आ जाएगा और आप सबने कहा कि एक किस्म का एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, तो क्या इसकी रेगुलेशन के बाद टैक्स भी देना पड़ेगा अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है? परीन जी। डेफिनेटली आई थिंक टैक्स की डेफिनेशन बहुत क्लियर है इंडिया में।
कि आप अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपका सरप्लस जनरेट हो रहा है तो उस पर टैक्स भरना है। तो ये अनरेगुलेटेड मार्केट हो या रेगुलेटेड मार्केट हो, टैक्स डेफिनेटली भरना है। ये हम काफी टाइम से ट्रेडर्स को बोलते रहते हैं कि टैक्स तो अभी भी भरना है, रेगुलेशन की वेट नहीं करनी है। जस्ट दैट रेगुलेशन आने से बहुत क्लैरिटी आ जाएगी और एक जो अनसर्टेनिटी है वो चली जाएगी कि हाँ मैं सही टैक्स भर रहा हूँ, उसकी एक आपको निश्चितता रहेगी। अजीत जी, अगर टैक्स लगता है इस पर तो वो ठीक कदम होगा? टैक्स लगता है का सवाल ही नहीं आता, इस पर हमेशा से ही टैक्स लगा हुआ है। मैंने भी टैक्स भरा और मैं बिना दूसरे पैनलिस्ट से पूछे बता सकता हूं कि उन्होंने भी टैक्स भरा है। हाँ, ये है कि उसको बिजनेस इनकम गिनना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गिनना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गिनना है, वो सारी क्लैरिटी की जरूरत है। बट सारे जो ट्रेडर्स हैं और सारे जो एक्सचेंजेस हैं वो टैक्स इस समय भर रहे हैं मेरी जानकारी से। चलें, ठीक। अगला सवाल हमारा है, अब ये जो भारत सरकार कह रही है कि हम एक क्रिप्टो करेंसी लेकर के आएंगे, तो ये कोई सरकारी, जैसे हमारे यहाँ सरकारी नोट का सिस्टम है, वैसी कोई करेंसी होने जा रही है? आप लोगों ने कहा अभी कोई लीगल स्टेटस नहीं है। ये सरकारी क्रिप्टो करेंसी किस शक्ल की हो सकती है, इसकी रूपरेखा कैसी हो सकती है? आदित्य। देखिए, जो आप बात करें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक तरफ है, बाकी अगर आप क्रिप्टो एसेट को देखेंगे, बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो एसेट्स, वो एक तरफ है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, अगर हम देखेंगे इंडिया का हमारा जो पेमेंट सिस्टम है ऑलरेडी बहुत फास्ट और बहुत एडवांस्ड काफी कंट्रीज से बहुत अच्छा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है एक जो सोल्यूशन बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा। अगर आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर देखते हैं, किसी बाहर देश के अंदर पैसे ट्रांसफर होते हैं, तो आज की डेट में हमारा एग्जिस्टिंग जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत स्लो है। जहां पर हम ऐसे एक टाइम पे चल रहे हैं जहां पर सेकंड्स के अंदर चीजें होनी चाहिए, वहां पर अगर दिन लग रहे हैं पैसे ट्रांसफर करने में, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट करता है। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, ऐसा नहीं है सिर्फ भारत ही इसके ऊपर काम कर रहा है, यहाँ पर बाकी जो गवर्नमेंट है बाकी कंट्री की, वो भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक बार जब लॉन्च होती है तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर के लिए यूज होगी। तो आप सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो आप इंडियन रुपया ऑन ब्लॉकचेन मान लीजिए, उनका क्रिप्टो करेंसीज या क्रिप्टो एसेट जो है उससे कुछ लेना देना नहीं है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक दूसरी चीज है, क्रिप्टो एसेट्स एक दूसरी चीज है। चलिए, अगर इसको हम ऐसा ही माने कि अभी तक आप जो भी खरीदते थे क्रिप्टो करेंसी के नाम पर, मान लीजिए आप बिटकॉइन खरीदते थे, अब अगर सरकार अपनी तरफ से ऐसा कोई और कॉइन ले आती है, हम सरकारी कॉइन कह देते हैं उसको, अभी सरकारी कॉइन जब आ जाएगा रचित जी, तो अब जितना मैंने पढ़ा अभी तक इसके बारे में, तो ये समझ में आया कि चूंकि ये ये पूरी दुनिया जो है ये इंडिविजुअल्स के हाथ में है, इसमें सरकारें नहीं है, इसीलिए बहुत फेयर है, इसके ऊपर देशों की परिस्थितियों का, इकोनॉमीज का बहुत असर नहीं पड़ता। लेकिन जब सरकार ये करेंसी लेकर के आएगी तो क्या वो ससेप्टेबल हो जाएगी? जैसे हम देखते हैं बाकी कभी पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे हो जाते हैं, वैसे ही इसके साथ होगा। सौरभ जी, जैसे आदित्य जी ने कहा, सरकार का करेंसी लाना बहुत डिफिकल्ट होएगा, बिकॉज सरकार ऑलरेडी करेंसी ओन करती है। वो अगर डिजिटल करेंसी ले आती है, सबसे पहले तो अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करेगी सरकार, क्योंकि कंज्यूमर बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी करेंसी को माने। सेकेंडली, क्या वो करेंसी ग्लोबली एक्सेप्ट होएगी या नहीं, क्योंकि हम जो बार बार बिटकॉइन या इथीरियम या क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, वो हम एक वर्चुअल करेंसी जो पूरे ग्लोबली एक्सेप्टेड है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम इसी में सेंट्रल गवर्नमेंट बैक करेंसी ले आएंगे तो वो एसेट क्लास का मीनिंग ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई अगर आपको क्रिप्टो करेंसी चाहिए, डिजिटल करेंसी चाहिए, तो आप मेरी इंडियन करेंसी यूज करिए। बिल्कुल। तो उसका कोई महत्वपूर्ण रहेगा नहीं, क्योंकि वो इंडियन करेंसी तो ऑलरेडी है इंडिया में एंड लोग यूज भी कर रहे हैं उसके डेली बेसिस पर। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ग्लोबल लेवल पर अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर पाएगी, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है एंड सरकार को फायदा क्या होएगा इससे वो भी अभी समझ नहीं आ रहा। अगर सरकार डिजिटल करती है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए जी, तो उसकी भी एसेट क्लास नहीं माना जाएगा, उसका उपयोग भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होएगा जिनको इंडियन करेंसी को ट्रांसफर करना है एंड वो एसेट की तरीके से बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, ना तो उसमें वो हेज कर पाएंगे। ठीक है। जो अभी क्रिप्टो करेंसी का फायदा है कि इन्फ्लेशन को खुद हेज करता है, दूसरे देशों में एक्सेप्टेबल है। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार की करेंसी ग्लोबल लेवल पर अब ये मुझे लगता है हम सब में से अजीत जी थोड़ा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि ये सरकार के टच में रहे। क्या सरकार अपनी कोई डिजिटल करेंसी लाने वाली है अजीत जी? जरूर लाने वाली है। 3 महीने पहले जब मैं पैनल्स में था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल्स में था, तो 82 देश थे जो अपनी करेंसी ला रहे हैं। मैं रचित जी से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता, जबकि आदित्य जी से रखता हूं इस मामले में।
मुझे लगता है कि जो सरकार, जो सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल, जो आप करें सरकारी कॉइन जब आएगा, उसका ये नाम दे देते हैं, वो एक सरकारी कॉइन जो होगा वो ₹1 का होगा और हमेशा ₹1 ही का होगा। ये समझना जरूरी है कि कोई सरकार कोई नया बिटकॉइन, इथीरियम नहीं बना रही। और इसका जो फायदा होगा वो, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप वित्तीय मामलों में उत्साह रखते हैं, तो रिसेंटली आरबीआई ने आरबीआई डायरेक्ट नाम का एक स्कीम रखी थी, जिसमें आप बॉन्ड्स खरीदते हैं तो डायरेक्टली आरबीआई से खरीदिए, ना कि जाके इंटरमीडिएट या बैंक से खरीदिए। ये जो डिजिटल रुपया, ये भी जो इंटरमीडिएट है उसको साफ करता है। जैसे कि समझो मैंने आपको पैसे देने और मैं भी आपको नोट नहीं दे सकता, तो मैं गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक, ऐसे किसी भी प्रकार के कंपनी का वॉलेट से आपको पैसे दे सकता हूं। मगर उन कंपनियों के जरिए क्यों जाऊं? मैं आपको जैसे नोट दे सकता हूं, तो शायद मैं दूर से आपसे 100 किलोमीटर दूर बैठ के भी आपको पैसे दे सकूं। ये सबसे बड़ा फायदा होता है जिस प्रकार की ब्लॉकचेन बेस्ड रुपया आ रहा है, कि मैं आपको पैसे दे सकूं दूर बैठे। वो तो एक बात हो गई, वो तो आप जो बता रहे हैं वो तो लेन देन का आप कह रहे हैं, एक और जरिया बन जाएगा, वो एक नई किस्म की करेंसी आ जाएगी। लेकिन अभी आप जिस अभी क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, आप सबने उसको इन्वेस्टमेंट कहा, जिसकी कीमत बढ़ती है या घटती है। तो भारत सरकार अगर ऐसी कोई चीज लाती है तो क्या उसके साथ भी ऐसा होगा? बिल्कुल ही नहीं होगा ऐसा। यहां तक कि उनका ना तो कोई ऐसा इरादा है, ना उन्होंने कहा है कि ये होगा। खाली आप समझिए, पहले सिर्फ नोट और कॉइन थे, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर आए, उसके बाद एनईएफटी, आरटीजीएस आया, फिर आईएमपीएस आया, अब यूपीआई आ गया है। तो जो टेक्नोलॉजी का दौर चलता जा रहा है, यह आगे भी चलता जाएगा, और उसका जो अगला कदम है वो है ब्लॉकचेन बेस्ड रुपया। चलिए ठीक, आदित्य कुछ कह रहे थे, इस पर फिर मैं वाइंड अप करूंगा। आप लोगों से एक एक सवाल पूछिए जी। तो मैं इसका बताऊंगा, सीबीडीसी जो है ना, आप ये मान लीजिए अभी इंडियन रुपी है, अगर आप यूपीआई यूज करते हैं तो उसकी प्राइस फ्लक्चुएट करती है नहीं, तो वैसी सीबीडीसी जो होगा वो इंडियन रुपी है, बस टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। ठीक बात। उस टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि बस उसका जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर है वो फास्टर होगा, जहां पर बाकी कंट्रीज भी अपनी सीबीडीसी बना के उस पर करेंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई नया करेंसी आ जाएगी या एसेट आ जाएगा, वो इंडियन रुपी है जिसकी बस टेक्नोलॉजी यहां पर। चलिए ठीक है, अब चूंकि अब मैं व्यूअर्स से कह रहा हूं, देखिए आखिरी मिनट है हमारे पास, और जो इन्वेस्टर्स हैं खास तौर पर उनके लिए, या जो इच्छुक है इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए ये हमारे टॉप 4 इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं भारत के, वो आपके सामने। परवीन जी, अगर आज की स्थिति में मैं इच्छुक हूं कोई करेंसी खरीदने के लिए, मुझे खरीदनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए? बहुत शॉर्ट में सब लोग। इसका आंसर सिंपल है, पहले आपको सीखना चाहिए, फिर खरीदना चाहिए। तो कोई भी कानून आने से पहले, ये कानून बने उससे पहले खरीदूं या नहीं खरीदूं? खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीटली लीगल है इंडिया में खरीदना, तो आप खरीद सकते हैं। बट जनरली लोग खरीद रहे हैं इसीलिए है क्योंकि वो फोमो में है। तो इसका एक्चुअल आंसर ये होगा कि आप पहले सीखिए फिर खरीदिए, लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं। अजीत जी, मेरा कहना यह है कि कानून आने से पहले आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप जोखिम जाने के रिस्क थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन इसकी तुलना में आपको शायद जो रिवॉर्ड मिलेगा वो भी ज्यादा मिलेगा। तो आप अपना रिस्क प्रेफरेंस देखिए कि आप कितना रिस्क उठाना चाहते हैं। मैं होऊंगा तो मैं जरूर खरीदूंगा। आखिरी रिएक्शन आदित्य, बाय होल्ड सेल क्या? देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि सबसे पहले तो अगर आपको ये लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में आप निवेश करके रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, तो ये बेहतर है कि आप निवेश ही नहीं करें। निवेश कर रहे हैं तो पहले आप ये रिसर्च करिए कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बना क्यों है और क्यों इतने सालों से अभी तक अगर आप देखेंगे मूव कर रहा है। ये भी चीज ध्यान रखिए, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तेजी से ऊपर जाता है तो नीचे भी गिरता है। तो कोई भी आप निवेश करते हैं जी, ठीक, आधी रिसर्च करके निवेश करेंगे तो वो सही नहीं है। तो और ये किसी भी निवेश के लिए जो आपने कहा, ये ब्रह्म वाक्य होना चाहिए। समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन आप लोगों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। अजीत खुराना जी, रचित चावला जी, आदित्य सिंह जी, परवीन लाथिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज ये नई दुनिया हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।